अगर भारत का कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, और वो भारत में पैसा भेजना चाहता है, एनआरआईज है जो, वो $2.5 लाख हर साल भेज सकते हैं। ये एक क्राइटेरिया है। अगर इससे ज्यादा पैसे उन्हें भेजने हैं तो उन्हें एक परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो ये काम कर सकते हैं। अगर कॉरपोरेट, ट्रस्ट, एनजीओज, कोई फर्म है, उन्हें बाहर से पैसा भेजना है या भारत से पैसा जाना है तो उन्हें भी कुछ परमिशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मॉरिशस का एक ऐसा बैंक है जिसने अब ऐसा धमाका किया हुआ है कि जिससे पूरे भारत में खलबली मची हुई है। मैं आपको बता दूं कि मॉरिशस एक ऐसा देश है जो एक आइलैंड की तरह है, जहां पर ना तो कोई फैक्ट्री है, ना तो कोई इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन होता है, ना ही कोई लाजवाब सर्विसेज दी जाती हैं जो दुनिया में कहीं नहीं दी जाती। लेकिन मॉरिशस के पास उसकी जीडीपी से 50 गुना ज्यादा पैसा है। अब वो ये पैसा लेकर कहां से आए और वो इस पैसे का करते क्या है? वो करते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए। जैसे वहां के लोगों के लिए सब कुछ एक महीने में फ्री होता है, टैक्स भी काफी कम होता है उनके लोगों के लिए। अब ये पैसा जनरेट कहां से होता है जब उनके पास ना तो फैक्ट्रीज है, ना वो कोई सर्विसेज दे रहे हैं, ना कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये एक तरीके से दुनिया के पैसे की चोरी करते हैं। ऐसा सिर्फ मॉरिशस ही नहीं, स्विट्जरलैंड और कई ऐसे देश हैं जिन्हें टैक्स हेवन भी बोला जाता है। इस पर हमने पहले भी बात की थी जब अडानी का इंसिडेंस आया था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट का। तो किस तरीके से अडानी की कंपनी ने बाहर जो पैसा भेजा, अपनी शेल कंपनीज में भेजा, और उन्होंने वो टैक्स हेवन कंट्रीज में भेजकर वहां से दोबारा से उस पैसे को अपनी जेब में कर लिया। यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं मॉरिशस के बैंक की। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, एसबीएम की एक ब्रांच भारत में है जिससे लेन देन होता है। लेन देन कैसे होता है? स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस ये कहता है कि हम आपके पैसे को बाहर इन्वेस्ट करेंगे और हम आपको कुछ ऐसी सर्विसेज देंगे जो आपके बैंक नहीं दे रहे हैं। आपके बैंक मतलब एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी या कोई भी और बैंक हो। फिनटेक कंपनियां, भारत पे, पेटीएम, यूपीआई तो कह लीजिए सरकारी हो गई, लेकिन रेजर पे, जितनी भी है प्राइवेट जो डिजिटल पेमेंट कंपनीज हैं, इनको फिनटेक कंपनी बोला जाता है कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन। इससे आप पैसे का लेन देन, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इन फिनटेक कंपनीज को एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है, एक बैंक की जरूरत होती है। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी हो सकता है, वो आईसीआईसीआई, एक्सिस, यस बैंक, कोई भी बैंक हो सकता है, लेकिन इनमें कागजी कार्रवाई में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब बारी आती है मॉरिशस के स्टेट बैंक की। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस ये कहता है कि जो परमिशन आपको एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6 महीने में देगा, हम आपको 6 दिन में दे देंगे और आप अपना काम जल्दी शुरू कर सकते हैं। अब स्टार्टअप्स के साथ दिक्कत क्या होती है? वो जल्दी ही शुरू करना चाहते हैं 6 महीने में, तो वो अपना पैसा जो लगाया है वो वापस चाहते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ एमओयू साइन हो जाता है, उनके साथ डील साइन हो जाती है। अब होता क्या है? यहां से पैसा जाता है मॉरिशस में, शेल कंपनीज, टैक्स हेवन कंपनीज के नाम पर। जो ये टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, यहां पर पैसा जाता है कागज में, या एक कमरे में एक कंपनी खोल दी जाती है और फिर फिनटेक कंपनियां और ये सारी चीजें अपना काम करती हैं। अब होता क्या है? अब आती है बारी बाहर पैसा भेजने की। हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर बाहर भेजा जाता है। जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि एनआरआईज बाहर से पैसा भारत में भेजते हैं, तो इसे बोलते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। और जब यहां से बाहर पैसा भेजा जाता है तो इसे कहते हैं रिवर्स लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। अब यहां से बाहर पैसा भेजा जाता है और वो पैसा लगातार बढ़ रहा है। मॉरिशस में हमने 2021 में $12 बिलियन भेजे थे। अब अगले साल 2022 में ये अमाउंट बढ़कर हो गई $19 बिलियन, मतलब $7 बिलियन एक साल में इजाफा हुआ जो पैसा भारत से मॉरिशस जा रहा था। मैं आपको बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस पर धांधली के लिए 3 करोड़ रुपए का फाइन पहले भी भारत सरकार ने लगाया था 2019 में। उसके बाद ये धोखाधड़ी लगातार चल रही है और अब $7 बिलियन की एक बड़ी रकम की बात हो रही है कि स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस या मॉरिशस में ये पैसा जा रहा है जो गड़बड़ घोटाला है। और ये जा कैसे रहा है? ये इसी तरीके से जा रहा है क्योंकि यहाँ पर
कोई भी अगर स्टार्टअप या कोई भी चीज काम करती है तो उसे लगभग 25 से 30% टैक्स, 28% जैसे जीएसटी है तो वो देना पड़ता है। और अगर आप यहां से पैसा बाहर भेजते हैं तो इन टैक्स हेवन कंट्रीज में 5% के आसपास टैक्स होता है। तो कहाँ 25% और कहाँ 5% टैक्स। 25% को बचाने के लिए 5% दे दिया जाता है और लगभग 20% पैसा बचा लिया जाता है, या मैं अपने देश की भाषा में कहूं कि हमारा टैक्स चोरी कर लिया जाता है। आप अपना दाल चावल नमक चीनी पर टैक्स देते रहिए, हर चीज पर टैक्स देते रहिए, हवा के ऊपर भी टैक्स लगने वाला है वो भी देते रहिए। और ये कंपनियां एक शेल कंपनी बनाकर टैक्स हेवन कंट्रीज में अपना पैसा भेजकर आपका टैक्स चोरी कर रही हैं, आपके हक का पैसा मार लेती हैं और इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि अब सरकार ने चेतावनी दी है और इस बैंक को बैन किया है कि वो अभी एक्टिविटीज नहीं करेगा, और इसके ऊपर एक अभी जो है चालू कर दिया है सरकार ने, एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है ताकि इन गड़बड़ियों का पता लगाया जा सके। लेकिन बात यहां पर यह है कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर व्यक्ति शेल कंपनियां बनाकर बाहर अपनी एक जेब से पैसा निकाल कर, जो पैसा सरकार की जेब में जाना चाहिए, जो पैसा टैक्स के रूप में जाना चाहिए, आपको हमें उससे सुविधाएं मिलनी चाहिए, अमीर उस पैसे को अपनी दूसरी जेब में डाल लेते हैं किसी एक देश में भेजने के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर सिर्फ इसीलिए होता जा रहा है क्योंकि आपका पैसा आपकी सैलरी आने से पहले सरकार की जेब में चला जाता है टैक्स के रूप में, और अमीर व्यक्ति टैक्स देने से पहले शेल कंपनियां बनाकर उसमें इन्वेस्टमेंट दिखाकर मॉरिशस के बैंक में जमा कर देता है और फिर उसी पैसे से और पैसा कमाता है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी चल रहा है। लेकिन अगर भारत सरकार ने पहले फाइन भी लगाया है, 3 करोड़ फाइन किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बैंक के लिए कितना ही होता है। और अब हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस की। ऐसा ही स्विस बैंक है। स्विस बैंक के काले धन पर अभी तक किसी भी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, चाहे कोई ये सरकार हो, चाहे आने वाली सरकार हो, अगली पिछली, पक्ष विपक्ष कोई भी हो, उसके नेताओं का पैसा वहां पर है। इसलिए चुनावी मुद्दे तक तो ठीक रहता है कि काला धन वापस लाएंगे, लेकिन जैसे ही सरकार बन जाती है वो फाइल सबसे नीचे चली जाती है टेबल पर, और उसका कभी नंबर नहीं आता, सरकार ही चली जाती है। लेकिन उस फाइल को कभी खोलने वाला ना तो कोई अफसर ना ही कोई नेता पैदा होता है, और ये लगातार चलता रहेगा। यहाँ पर बात सिर्फ ये है कि गरीब मरता जा रहा है टैक्स देकर और अमीर ऐसे ही अमीर होता जा रहा है। एक सवाल जो मेरे मन में था, जो आपके मन में भी आना चाहिए, कि ये जो सिलसिला है, ये अमीर और अमीर होने का, गरीब और गरीब होने का, अमीर के टैक्स चोरी करने का और गरीब का टैक्स देकर पिसने का, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।